प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की रिमांड पर हैं, ईडी की हिरासत में है। ये मामला है शराब नीति के घोटाले को लेकर के। ईडी ने जब उनकी रिमांड मांग रही थी कोर्ट से, तो उन्होंने कहा था कि जो शराब घोटाला हुआ है इसकी किंग पिन यानी कि मुख्य साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल ही है। 10 दिन की उन्होंने हिरासत मांगी थी, जो है रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने अभी 6 दिन की रिमांड पर उनको भेजा है। अगर इस अवधि में अपनी पूछताछ पूरी नहीं कर पाए तो और रिमांड मांगेंगे। अगर न्यायालय से सहमत हुआ तो रिमांड बढ़ा दी जाएगी, अन्यथा वो न्यायिक हिरासत में चले जाएंगे और जेल जाना पड़ेगा उनके लिए। सवाल ये है कि जेल जाते समय या ईडी की हिरासत में जाते समय अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो देश की सेवा करते रहेंगे, जिसका मतलब ये निकल रहा है कि शायद वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी के जो अन्य नेता हैं वो तो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल में रह करके ही सरकार चलाएंगे। देश के इतिहास में ये पहला मामला है आज़ादी के बाद जब कोई मुख्यमंत्री जेल में रह करके सरकार चलाने की बात कर रहा है। इससे पहले कई मामले हुए हैं। लालू प्रसाद यादव जब चारा घोटाले के मामले में जेल जाने का उनका नंबर आया तो उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद में राबड़ी देवी जो उनकी पत्नी थी उनको मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद जेल में। जयललिता जी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री, उनके जब जेल जाने का नंबर आया तो उन्होंने भी पहले पद से इस्तीफा दिया, अपने विश्वसनीय व्यक्ति के लिए तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनाया और वो फिर जेल चली गई। और बिल्कुल एकदम नवीनतम मामला जो है वो झारखंड का है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जब उनको ईडी गिरफ्तार करने पहुंची 10वें समन के बाद, 10 समन तक वो भी हाजिर नहीं हुए थे, तो पहले उनको जब उन्होंने अपनी कस्टडी में ले लिया ईडी ने, पहले वो राज्यपाल के कार्यालय में गए, उनके निवास पर गए, वहाँ पर पहले उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, वो जेल में रह करके ही सरकार चलाएंगे। आप याद कीजिए सन 2010 और 11 का समय, जब यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार के एक से एक बड़े मामले निकल के आ रहे थे। 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम, CWG घोटाला, कोयला घोटाला और तमाम घोटाले एक एक करके बाहर आ रहे थे। उस समय पर इस भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू किया था जंतर मंतर से, और इस आंदोलन के जो नेता थे वो थे अन्ना हजारे। लेकिन उसके जो मुख्य सूत्रधार थे या जो मुख्य रूप से उसमें भागीदारी कर रहे थे, उन लोगों में बहुत सारे नाम थे। उसमें प्रशांत भूषण का नाम था, योगेंद्र यादव का नाम था, किरण बेदी जी का नाम था, कुमार विश्वास थे, मनीष सिसोदिया थे। उन्हीं में एक बड़ा नाम था अरविंद केजरीवाल का, जो उस कोर ग्रुप के मेंबर दिखाई देते थे जो इस पूरे के पूरे आंदोलन को चला रहा था। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले ये आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन में देश भर में एक उबाल ला दिया था उस आंदोलन ने, और लोग कह रहे थे कि किसी तरीके से हमारे इस भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले। मुझे याद है उस दौरान मैं एक बिल्कुल इंटीरियर के गांव में था, और इस घटना को मैंने कई लोगों को बताया है, आज आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं। मैं एक इंटीरियर के गांव में था, दिल्ली में अनशन चल रहा था। वहां पर एक पेड़ के नीचे गांव के कुछ लोग अपनी पल्ली यानी कि वो तिरपाल बिछा करके बैठे हुए थे, और आगे की 2 कुर्सियों पर, एक कुर्सी पे उन्होंने महात्मा गांधी जी का चित्र रख रखा था और एक पर सरदार भगत सिंह का, और सामने बैठे हुए थे। मैं उधर से निकल रहा था, मैंने उनसे कोई बात नहीं की। उन लोगों की बात सुनी तो समझ में आ गया कि ये लोग जो दिल्ली में जंतर मंतर पे अनशन चल रहा है उसके समर्थन में यहां पर अनशन कर रहे हैं, बैठे हुए। उस सुदूर गांव में ना कोई मीडिया था, न पत्रकार थे, न टीवी चैनल थे, कोई नहीं था। 20 से 25 लोग बैठे हुए वहां पर अनशन कर रहे थे। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी उन्हें कौन देख रहा है, वो वहां से अपने इस आंदोलन को समर्थन दे रहे थे।
गांव गांव में ये स्थिति थी। मैं शहरों की बात नहीं कर रहा हूँ, सुदूर बिल्कुल इंटीरियर के गांव की बता रहा हूँ आपको। उसको देख के मुझे लगा कि जो अनशन अन्ना हजारे जी ने किया है उसका प्रभाव बिल्कुल गांव के स्तर तक पहुंच गया है, सुदूर गांव में पहुंच गया है। और उस आंदोलन की मांग क्या थी? जन लोकपाल बनाया जाए। हालांकि लोकपाल व्यवस्था आज भी है, और जो लोकपाल उस समय की सरकार ने बनाया उसको लेकर के इन्हीं अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने कहा था कि ये लोकपाल नहीं जोकपाल है। जिस प्रकार का वो जन लोकपाल बनाना चाहते थे वो तो उनकी अपनी पंजाब में सरकार है, वहां बनाने का उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया है। दिल्ली में भी वैसा लोकपाल नहीं है। यहां पे दूसरा टर्म चल रहा है उनका, बल्कि तीसरा टर्म है। एक 49 दिन की सरकार भी चलाई थी उन्होंने। सवाल ये है कि जो लोकपाल वो बनाना चाहते थे, जिस अकूत या कहा जाए अपरिमित शक्तियों संपन्न लोकपाल बनाना चाहते थे, उसके मुकाबले तो 10% भी शक्तियां आज ईडी के पास नहीं है। और आप कह रहे हैं कि ईडी जो है उत्पीड़न कर रही है। अगर वो जन लोकपाल बन जाता तो वो क्या होता? मैं भी जन लोकपाल का जब मैं बातें सुन रहा था मैं बहुत पक्ष में था, लेकिन मुझे लगता है कि ईडी भी सही काम कर रही है, और अगर वो जन लोकपाल बन गया होता वो भी बेहतर काम करता। लेकिन एक व्यक्ति में सारी शक्तियां समाहित नहीं होनी चाहिए। संस्थाओं में शक्तियां हों तो वो चल जाता है। ईडी एक संस्था है और उसके अपने कुछ नियम कायदे कानून हैं जिनके तहत वो काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल को 9 बार समन किया गया। ये बुलाया गया कि आप आइए, सवालों के जवाब दीजिए, लेकिन वो सिर्फ एक बात कहते रहे कि जो समन उनको किए जा रहे हैं वो गैर कानूनी हैं, वो राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर के उनको दिए जा रहे हैं। उनके राजनीतिक अभियान में अवरोध उत्पन्न करने के लिए ये उनके लिए नोटिस दिए जा रहे हैं, समन दिए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ईडी के सवालों के जवाब देने को तैयार नहीं थे, जबकि उनकी ही सरकार के उप मुख्यमंत्री और तत्कालीन आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया 1 साल से इसी मामले में जेल में हैं। उनके प्रमुख सहयोगी संजय सिंह इसी मामले में जेल में हैं, और तमाम लोग जिनसे अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं की नज़दीकियां हैं। विजय नायर वो भी जेल में हैं, बहुत सारे लोग जेल में हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को मालूम था कि इस मामले में शिकंजा धीरे धीरे उनके ऊपर कस रहा है। वो केवल जनता की सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे थे। उस समय पर आपको याद होगा, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जब आंदोलन चल रहा था तो कांग्रेस के नेता दंभ में कहा करते थे कि नहीं, अगर तुम्हें ज़्यादा शौक है, कानून बनाना हमारा काम है, आप कानून बना लीजिए, आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लीजिए, आप चुनाव लड़िए, सरकार बना लीजिए, तो जैसा चाहे कानून बना लेना, आप जन लोकपाल बना लेना, या इससे भी ज़्यादा कोई सख्त जो है वो व्यवस्था बना लेना, संस्था बना लेना। अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाई और जितनी बातें उन्होंने कही कि वीआईपी कल्चर नहीं होगा, हाई कमान नहीं होगी पार्टी में। हाई कमान की स्थिति आप लोग समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी में सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति है जो सब कुछ है, वो है अरविंद केजरीवाल। गाड़ी बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, सब ले लिया। चलिए, आप जब सिस्टम में जाते हैं, जब शासन में होते हैं, तो कुछ चीज़ें आपके पास होना आपकी मजबूरी होती है। यही बात तो कांग्रेस के नेता कहा करते थे, लेकिन तब ये बातें उन्होंने नहीं मानी। लेकिन चलिए, अब समझ में आ गई। लेकिन सबसे ज़्यादा शर्मनाक स्थिति क्या थी? जब उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई कि मैं कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा, कोई राजनीतिक समझौता नहीं करूंगा। उन्होंने उसी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर दिल्ली में सरकार बनाई, उसके समर्थन से सरकार बनाई, और आज भी उसके साथ राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं। ये राजनीतिक मामला है, एक अलग किस्म की चीज़ें हैं। मैं आज जो कह रहा हूं कि जो लोग ये सपना देखा करते थे कि अरविंद केजरीवाल जो नई राजनीति की बात कर रहे हैं, वैकल्पिक राजनीति की बात कर रहे हैं, जो उच्च आदर्शों और उच्च मानदंडों वाली राजनीति की बात कर रहे हैं, वो उसमें कितना खरा उतरे। वो ये कहा करते थे कि जैसे ही किसी भी राजनेता पर या अधिकारी पर आरोप लगे, उसे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
जांच का सामना करना चाहिए, और जब जांच में वो पाक साफ निकले उसके बाद उसके लिए पुनः अपने पद पे आना चाहिए। लेकिन ये ऊंचे मानदंड लालू प्रसाद यादव, जो कि सजा याफ्ता हैं, दोष सिद्ध अपराधी हैं, उन्होंने भी जब जेल जाते समय अपना पद, जो मुख्यमंत्री का पद था, उससे इस्तीफा दिया था। हेमंत सोरेन ने तो अभी हाल फिलहाल में इसका उदाहरण पेश किया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं जेल में रह करके मुख्यमंत्री का दायित्व निभाऊंगा, देश की सेवा करूंगा। कैसे अपने दायित्व का निर्वहन कर लेंगे? क्या वो कैबिनेट की बैठक कर पाएंगे जेल में? क्या उनको जेल मैनुअल से अलग कुछ सुविधाएं मिल जाएंगी? क्या अधिकारी उनसे बिल्कुल निर्बाध रूप से मिल सकेंगे? जिन फाइलों पे उनको साइन कराने होंगे, क्या वो उस पर साइन करने में समर्थ होंगे? नहीं। इन सारे सवालों के जवाब नहीं है। इनमें से कोई काम वो नहीं कर सकते। तो वो अपने दायित्वों का, अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन कैसे कर सकेंगे, जिस प्रकार की शपथ मंत्री पद धारण करते समय ली जाती है। शायद जो लोग अपनी लाखों और करोड़ों रुपए का पैकेज छोड़ करके, नौकरियां छोड़ के अरविंद केजरीवाल की पार्टी में शामिल हुए थे, क्योंकि उन्हें यह लग रहा था कि आम आदमी पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है, वो कोई राजनीतिक दल नहीं, एक राजनीतिक आंदोलन है, जो देश की राजनीति में जो परंपरागत रूप से जो कुरीतियां आ गई हैं, जो उसमें गंदगी आ गई है, उसे साफ करने के लिए आई है। वो राजनीतिक दल खुद भ्रष्टाचार में इतनी बुरी तरीके से डूबा हुआ दिखाई दे रहा है कि उसके उप मुख्यमंत्री वो 1 साल से जेल में हैं। एक अन्य प्रमुख मंत्री सत्येंद्र जैन जी, वो लंबे समय से जेल में हैं। राज्यसभा सांसद संजय सिंह, वो जेल में हैं। और अब खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में जा रहे हैं। पूरी कैबिनेट लग रहा है उनकी वहीं पर इकट्ठी हो जाएगी। और इसके बाद भी वो ये कह रहे हैं कि हम जो हैं जेल में ही रहेंगे, लेकिन अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। आखिर किस प्रकार से वो सरकार चलाएंगे? वो तमाम लोग आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे। शायद उन्हें नहीं उम्मीद होगी कि जिस वैकल्पिक राजनीति और जिस नई राजनीति की बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और उनके साथी, वो इतनी निर्लज्ज और इतनी घिनौनी होगी कि जेल जाते समय भी कोई नेता ये कहेगा कि मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। अब सोच के देखिए, हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की थी कि कोई राजनेता इतना निर्लज्ज हो सकता है कि वो जेल जाते समय भी अपने पद से इस्तीफा ना दे। ये सवाल लिखित कानून का नहीं है, नैतिकता का है। आज भी लोग उदाहरण देते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी का, कि एक ट्रेन दुर्घटना के बाद उन्होंने रेल मंत्री के पद से नैतिक दायित्व लेते हुए इस्तीफा दे दिया था कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, अगर मेरे कार्यकाल में कोई रेल एक्सीडेंट हुआ है मैं पद से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, जिनके खिलाफ तमाम सबूत ईडी ने कोर्ट में पेश किए हैं, तमाम दलीलें रखी हैं, आप ये मान लीजिए कि अगर न्यायालय न तो मनीष सिसोदिया को इस मामले में जमानत दे रहा है, न संजय सिंह को जमानत दे रहा है, और यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल को भी उसने किसी भी प्रकार की अभी तक राहत नहीं दी है, तो किस प्रकार से वो अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं और जांच का सामना करने से भी भागना चाह रहे हैं? ये एक बड़ा प्रश्न है। क्या उनको न्यायालय पर भी विश्वास नहीं है? अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से उलझ चुके हैं इस मामले में, ऐसा दिखाई दे रहा है। और उन्होंने केवल पूरे देश की जो जनता थी उसका सपना नहीं तोड़ा है। जो सपना देख रहे थे कि एक नए तरह की जो राजनीति आएगी, उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अपने लाखों करोड़ों रुपए के पैकेज छोड़ करके, नौकरियां छोड़ करके इस आंदोलन समझ करके इसके साथ शामिल हुए थे, इनके साथ जुड़े थे, उन लोगों की उम्मीदों को भी तोड़ा है। और ये अपने आप में एक बहुत ही गंभीर बात है। लोगों की उम्मीद जब टूटती है तो देश के लिए बहुत घातक होती है। लेकिन जल्दी ही
उम्मीद है कि ईडी भी इस मामले को अंजाम तक पहुंचाएगी। अगर अरविंद केजरीवाल निर्दोष हैं तो पाक साफ होकर के बाहर आएंगे, और अगर वो दोषी हैं तो जेल जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से वो इस्तीफा ना देने की जिद पर अड़े हुए हैं, इससे एक बड़ा संवैधानिक संकट भी देश में खड़ा हो गया है। अब केंद्र सरकार को फैसला लेना है कि वो इसमें क्या करेगी। न्यायालय भी इस पर कुछ फैसला ले सकता है, क्योंकि कुछ लोग इस मामले में न्यायालय भी गए हैं। देखते हैं क्या होता है आगे। इस प्रकार का ये संकट हम लोग को कब तक झेलना पड़ेगा। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद। प्रणाम।